प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12th की फ़िज़िक्स में टॉपिक वाइज हमने एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है और इस तरीके से 2 चैप्टर्स हमने पूरा कंप्लीट किया है। दोनों चैप्टर्स में जो स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स के, और वो भी फर्स्ट बुक जो होती है आपकी क्लास 12th की, उसमें जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड था, दूसरे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इन दोनों चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े टॉपिक्स जो है, उन पर हमने एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट करके इस चैनल पर अपलोड किया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर डाउट में हो, किसी टॉपिक को समझना चाहते हो अच्छे से, उस पर अपना बेस बिल्कुल मजबूत करना चाहते हो, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहते हो, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है चैनल के पेज पर जाएं, वहाँ से एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हमने क्रिएट किया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हर एक टॉपिक को, और हमने फोकस किया है कि जो डेरिवेशन होता है उसको बिल्कुल रटना ना पड़े और एकदम स्टेप बाय स्टेप एक फ़्लो में वो जो है आपके सामने सारी चीज़ें होती चली जाएं, एक एक लाइन आप जो है लिखते चले जाओ, और लास्ट में जो फार्मूला निकल करके आता है उसे भी याद करने का जो बर्डन होता है उसको कम करते हुए हमने ये समझाया है कि जैसे आप डेरिवेशन के प्रोसेस में घुसते हो तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फार्मूला अपने आप याद हो जाता है और अपने आप जो है वो दिमाग में, ब्रेन में छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि डेरिवेशन के प्रोसेस में आप ये देखते हो कि किसी फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस बात का ध्यान रख करके आप जो है इस चलोगे और डेरिवेशन को समझोगे, डेरिवेशन को अपने हाथों से पेन उठा करके पूरा डेराइव करोगे, तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फार्मूला कभी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी क्वांटिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी क्वांटिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ट्रिक हमने बताते हुए पूरा वीडियो क्रिएट किया है। 2 चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सब पर हमने वीडियो क्रिएट करके चैनल के पेज पर अपलोड कर दिया है। आप जा करके वहाँ से, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, अगर आप किसी टॉपिक को और बेहतर बनाना चाहते हो, तो वहाँ से वॉच कर सकते हो, देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अपने बेस को मजबूत कर सकते हो। तो ये था इन्फॉर्मेशन हम आपको जो है दे रहे थे कि भाई अपना क्लास 12th का जो फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है, इसमें 2 चैप्टर्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तीसरे चैप्टर में हम एंटर कर चुके हैं और इसमें भी 2-3 टॉपिक्स हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन इनका हो चुका है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम ज़रा पढ़ेंगे कि जो करंट फ्लो करती है, तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से फ्लो करती है करंट, ठीक है। चार्ज जो है फ्लो करते हैं तो उसी वजह से करंट का भी प्रोडक्शन होता है, वो भी फ्लो करती है, ठीक है। करंट का सीधा मतलब भी होता है कि फ्लो करना, ठीक है। जैसे वाटर करंट है, लहर होती है पानी की, तो वो फ्लो करती है। तो इस तरीके से सर्किट के भीतर या वायर के भीतर या कंडक्टर के भीतर जो करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी एक फ्लो करने वाली चीज़ है, बहने वाली चीज़ है, क्योंकि जैसे लहर बहती है वैसे ये भी बहती है। और इसका रीज़न होता है चार्ज का मूवमेंट। चार्ज जब मूव करता है तभी ये करंट का प्रोडक्शन होता है। चार्ज कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ कंडक्टर में सिर्फ नेगेटिव वाले चार्जेस होते हैं, जैसे मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो पूरा का पूरा जो करंट है उसको बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जिनके भीतर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जो करंट को बनाने में हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, और ये जो टाइप ऑफ चार्जेस, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 ही टाइप के चार्जेस हैं, कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, जो एटम बच गया इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद, वो चीज़ होती है। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो अलग अलग स्टेट होती है किसी पदार्थ की, सब्सटेंस की, जैसे मान लिया कि कोई कंडक्टर है वो सॉलिड फॉर्म में है, कोई कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और कुछ गैसें भी होती हैं जिनके भीतर आप जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हुआ देखते हो, पाते हो। तो कंडक्टर की जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन तीनों में जो चार्जेज होंगे, यानी कि जो चार्ज को कैरी करके लेकर के जाएंगे, इसे चार्ज कैरियर कहेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी कर सकता है, प्रोटॉन भी चार्ज को कैरी कर सकता है। इनके अलावा कुछ और भी होते हैं, तो आज हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस में
कितने टाइप के जो चार्जेज हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या क्या हैं। मतलब पूरा हमारा टारगेट यही है कि आपको ये बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो करती है, वो कौन कौन से होते हैं। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी होते हैं जो चार्ज को कैरी करके लेकर के जाते हैं। कैरी करे का मतलब क्या हुआ, अपने पीठ पर लादना और लेकर के जाना। जैसे चार्ज कैरियर की बात करते हैं तो सिंपल सा वो सामान ढोने वाले ट्रक को देखा होगा आपने, उस पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, तो वो सामान को लेकर के जाता है। तो ऐसे ही चार्ज कैरियर का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज को लेकर के जाए उसे कहेंगे चार्ज कैरियर। तो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ हमारे पास जो हेडिंग है उसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो कैरियर्स वो होंगे जो चार्ज को लेकर के जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जिसे हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ज को कैरी करने वाले चार्ज कैरियर्स कहे जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको तीनों अलग अलग कंडक्टर में देखेंगे, यानी कंडक्टर की जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेट्स हैं उस पर देखेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे पहली बात इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स में बात करते हैं कि सॉलिड में क्या होता है भाई, सॉलिड में क्या होता है। और आप जो है इस सॉलिड में बात करेंगे और चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होगा, इसे मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। सॉलिड का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कंडक्टर होता है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो सॉलिड में बात करेंगे तो मेटेलिक कंडक्टर में। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर यानी कि ऐसा एक कंडक्टर जो मेटल होगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चार्ज कैरियर होंगे, कौन कौन से चार्ज कैरियर होंगे, इसको ज़रा देख लेते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, ये तो सभी जानते हैं कि भाई मेटल के भीतर में, मेटल की एक खास बात होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो पक्का होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करते हैं कंडक्टर में कि कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, तो ये लगभग 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोच के देखो, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है मेटेलिक कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। अब देखें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं, इसको ज़रा देख लिया जाए। एक एटम है, एटम के भीतर सबसे कोर में उसके होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसके भीतर में, न्यूक्लियस के भीतर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एटम का कोर होता है उसके वो जो है होता है न्यूक्लियस, और इसमें होते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, दूसरे ऑर्बिट में जो है इस तरीके से अपने 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी का ऑर्बिट जो है, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं किसी एटम में, वो एटम की साइज़ पर डिपेंड करता है। और किसी एटम में जो है 1 ही 2 ऑर्बिट में काम चल जाता है। तो ये बात हुई, मतलब यहाँ बीच में आपको जो है यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे जो न्यूक्लियस के भीतर होंगे। न्यूक्लियस बहुत ही मजबूत पार्ट होता है एटम का। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, इसमें ये जो सबसे बाहर आउटर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो सबसे बाहर जो सेल होती है उसे कि आउटर सेल कहते हैं, उसको कहते हैं आउटर सेल। ठीक है, आउटर सेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बाहर वाले सेल पर, उसे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसी को आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ज़रा से यहाँ पर क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर है कि नहीं, दूरी पर है। काफ़ी दूरी पर होने की वजह से हो गया क्या कि इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो जैसे ही अट्रैक्शन इनका कम हुआ अपने एटम के साथ, अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ, वैसे ही बहुत सारे ऐसे एटम होंगे। और सॉलिड में हम जानते हैं कि बिल्कुल कम जगह बचती है, 2 एटम के बीच में बहुत कम जगह बचती है, यानी बिल्कुल ये जो क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स जो है सॉलिड के भीतर। तो जैसे दूसरा एटम यहाँ पर दिखाई देगा, दूसरे एटम में भी प्रोटॉन होगा, यहाँ न्यूट्रॉन होगा और उसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो एटम
पड़ोसी एटम है, ठीक है, जो इसका नेबरिंग एटम है, कह सकते हैं नेबरिंग एटम, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, जो निकलने की चाहत रख रहे हैं, अपने एटम को छोड़ने की चाहत रख रहे हैं, वो क्या उनके ऊपर ये जो नेबरिंग एटम है यानी जो पड़ोसी है, ठीक है, ये जो पड़ोसी एटम है ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसको पता है कि ये निकल सकते हैं तो ये फोर्स लगाएगा। यही होता भी है, क्या करते हैं जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो पड़ोसी वाला क्या करता है, उसके घर में सोचता है कि कोई किसी को उसमें से फोड़ लेते हैं, किसी को अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर उस परिवार को जो है आसानी से हम हरा सकते हैं। झगड़े में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ नेबरिंग जो एटम है, ये पड़ोसी जो एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बाहर वाला है जो निकल सकता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, क्योंकि नेबरिंग एटम में इसके अंदर के भी इलेक्ट्रॉन कुछ निकले होंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब इसके आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी भी कक्षाएं होंगी, इसके भी ऑर्बिट्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जैसे ही ये इसको खींचेगा तो होगा क्या कि ये अपने वाले एटम से निकल करके इस एटम में चला आएगा, ठीक है, जंप कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये जंप करके इसमें आ जाएगा और ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। ऐसा ही सब एटम के भीतर में ऐसे ही होता रहता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से निकल करके दूसरे एटम के ऑर्बिट में जा करके आखिरी लास्ट वाले ऑर्बिट में जा करके कूद जाता है। मतलब ये कूदता फांदता रहता है, ठीक है, जंप करता ही रहता है एक एटम से दूसरे एटम तक, ठीक है, वहाँ से निकल करके तीसरे एटम में जाएगा। इस तरीके से ये कूदता रहता है। मतलब ये क्या है कि एटम के भीतर तो ये बिल्कुल रहता ही नहीं है ना। जब कूद रहा है, बार बार कूद रहा है, तो एटम के भीतर थोड़ी ना कहा जाएगा उसको। हाँ, उसको कहा जाएगा कि जो ये पूरा कंडक्टर है, जो पूरा मेटेलिक कंडक्टर है, उसके भीतर ये मूव कर रहा है। और एटम के अंदर तो बिल्कुल है ही नहीं। एटम के अंदर अगर हम टाइम की बात करें तो बहुत कम टाइम यहाँ व्यतीत कर रहा है अपने एटम के भीतर। या फिर कहें कुछ जो आवारा टाइप के बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने घर पे कहाँ रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। घर पर अगर देखें तो 2-3 घंटे इतने आवर्स जो घर पर दिखाई देंगे। बाकी जो पूरा घंटा है 24 घंटे में से सोने का छोड़ दें, 2-3 घंटे ऐसे सोने को छोड़ करके बाकी जो है पूरा जो है दिन पूरा दिन घूमते रहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, उनके कहते हैं बड़ा लफंगा है, बड़ा आवारा टाइप का लड़का है। तो ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने घर में नहीं रह रहा है, अपने एटम को छोड़ करके दूसरे एटम में भाग जा रहा है, फिर वहाँ से भी निकल कर तीसरे में जा रहा है, तो मतलब अपने घर में या फिर दूसरे घर में गया, तो घर में तो ये टाइम व्यतीत ही नहीं कर रहा है, बिता ही नहीं रहा है। इसे कहेंगे आवारा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आप आवारा कह सकते हो और इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है वो यहीं से आती है, क्योंकि ये अपने एटम में तो रहता है नहीं, दूसरे एटम में भी नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए जाता है, फिर से जंप करके तीसरे में चला जाता है। कुल मिला जुला करके ये कंडक्टर के भीतर तो रहता है लेकिन एटम के से अटैच में नहीं रहता है। ठीक है, एटम से कांटेक्ट में नहीं रहता है। ये फ्रीली जो है पूरे एटम में, पूरा जो मेटेलिक कंडक्टर है सब्सटेंस में, उसमें वो घूमता रहता है। इसी वजह से इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल आवारा है, बिल्कुल इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, अपनी मर्जी से ये घूमता फिरता रहता है, बिल्कुल आवारागर्दी करता रहता है। ठीक, बिल्कुल आवारागर्दी करता रहता है और इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो इसके भीतर ये फ्लो करता रहता है। और होता क्या है कि देखें इसकी डायरेक्शन में कोई फिक्स नहीं रहती है ना। कोई इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया, मान लिया इसके बीच में दो एटम है, इनके बीच में यही छोटी सी डिस्टेंस दिखाई दे रही है, इसी में इलेक्ट्रॉन जो है कोई ये इधर से उधर गया, फिर यहाँ जब पहुँच गया तो फिर ऐसे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहती है, किधर से किधर जाएगा ये कोई फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि इनकी जो स्पीड होती है ना, नेट स्पीड, वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और ऐसा होने से ये कब होता है कि जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं जाता है, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया जाता है, या फिर कहें कि इसके ऊपर कोई जो है फील्ड नहीं अप्लाई की जाती है, तब के केस में ऐसा होता है कि आवारा के तरीके से ये बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के ये इधर से उधर, उधर से इधर, चाहे जिस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये घूमता रहता है और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। ठीक है, स्पीड अगर इसकी स्पीड की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पीड से ये जो है मूव करते हैं। ठीक है, इस स्पीड की बात कर लेते हैं ज़रा। ये 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करते हैं सब। ठीक है, रैंडम मोशन होता है इनका, इधर से फट से उधर जाएंगे, फिर वहाँ से टकरा करके इधर आएंगे। 100 किलोमीटर पर सेकंड, सोच के देखो कि एक सेकंड में
100 किलोमीटर की स्पीड से ये मूव करते हैं, लेकिन इस मोशन का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। करंट अभी हमको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जो बात कर रहे हैं हम चार्ज कैरियर की, भले यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, ये चार्ज को लेकर के जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्टर के भीतर, लेकिन ये कोई करंट इस केस में तो नहीं यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगा। किस केस कब प्रोड्यूस करेगा? जब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा या कहें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित दिशा में एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, और तब जो है करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये बात समझ में आए कि सॉलिड में क्या होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ नहीं होता। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज को ढो करके अपनी पीठ पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे की बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड में आते हैं कि आखिर लिक्विड में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसमें भी बात करते हैं, क्योंकि सारे लिक्विड अपने जो है वो कंडक्टर होते नहीं हैं। यहाँ कंडक्टिंग लिक्विड की बात करेंगे जिसमें चार्ज कैरियर होंगे, और इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कहते हैं, कंडक्टर कहेंगे इसे। लिक्विड वाले को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में कि भाई एक लिक्विड होता है, और जैसे इसके ऊपर या फिर किसी दूसरे वाटर में इसको मिलाया जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो अपना NaCl है, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो क्या करता है ये टूट जाता है अपने आयनों में। ठीक है, Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको वो क्या दिख रहा है? आयंस दिख रहे हैं कि नहीं? वो भी दो टाइप के, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा जो है नेगेटिव आयन है, और ये दोनों सेम, ठीक है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर कहें सेम जो है उत्तरदायित्व से, यानी कि जिम्मेदारी से ये चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। मतलब पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, दोनों जो चार्जेज हैं वो चार्जेज नहीं, आयंस कहेंगे यहाँ पर, दोनों जो आयंस हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं यहाँ पर लिक्विड में। ठीक है, और थोड़ा सा और ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का नाम सुना है? ये भी इलेक्ट्रोलाइट होता है जो चार्ज को कैरी कर सकता है, और इसके अंदर भी आयन बनते हैं। मतलब कॉपर के ऊपर जो है +2 आ जाता है आयन, चार्ज आ जाता है, और SO4 इसके ऊपर -2 आ जाता है। ठीक है, और ज़रा देख लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके ये भी आयनिक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, और इसको जो वाटर में ऐसे मिलाएंगे तो ये अपना जो है Mg जो है प्लस में हो जाएगा 2, और ये जो सल्फेट है ये तो भाई ऑलरेडी -2 हो रहता ही रहता है। तो मतलब क्या, इसमें दो टाइप, लिक्विड में दो टाइप के अपने हो गए क्या, चार्ज कैरियर्स हो गए, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, और क्या है आयंस। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो क्या रहेगा, इसमें आपका आयंस रहेगा, आयंस रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, इसमें आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल सिंपली बता रहे हैं हम। तीसरा जो स्टेट है कंडक्टर की वो गैस हो सकता है। कुछ गैसेस में भी क्या होता है, कंडक्टिंग वाला प्रोसेस होता है, मतलब वो भी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। कुछ गैसेस भी जो है कंडक्टर के जैसे काम करती हैं। ठीक है, जैसे अब ये जो कंडक्टर की तरह काम करेंगे तो ये भी क्या होगा, इनका आयनाइजेशन हो जाता है। गैस का क्या होता है, आयनाइजेशन। ठीक है, गैस का आयोनाइजेशन होता है। बिल्कुल वही बात है कि मतलब यहाँ भी आयन बन जाएंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आयन बनेंगे और नेगेटिव आयन बनेंगे। तो इसमें भी दो टाइप के अपने चार्ज कैरियर होते हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखना आपको गैसेज में एक और भी रहता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर रहते हैं, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन गैस में आयोनाइजेशन के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं चार्ज कैरियर के लिए, मतलब चार्ज को ढोने के लिए, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने के लिए। तो ये था, आज हमने पूरा समझा कि जो कितने चार्ज कैरियर्स होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में सिर्फ एक, लिक्विड में 2, और गैस की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के अपने होते हैं चार्ज कैरियर्स, यानी पॉजिटिव
आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और याद करने वाली बात भी ये है कि सॉलिड में एक सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉलिड में सिर्फ एक चार्ज कैरियर रहेगा, एक टाइप का रहेगा। लिक्विड में 2 टाइप का और गैस में 3 टाइप का। लिक्विड में 2 टाइप का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स है वो, और गैस में जैसे ही जाएंगे तो इस पॉजिटिव नेगेटिव आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भाई कितने टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। आप बताओगे सॉलिड में 1, लिक्विड में 2 और गैस में 3 टाइप के। ठीक है, तो ये था। और यही सारी चार्जेज अगर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, जो चार्जेस हमने बात किया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो गए और इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अगर ये फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, अगर ये सब जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बनता है हमारा करंट। ठीक है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इनकी बात करेंगे कि ये कैसे जो मूव करते हैं ना, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, इनकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये कैसे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के भीतर ये कैसे मूव करता है। ठीक है, मूव करता है तो फिर रैंडमली मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक का फील्ड लगा दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है, तब जो है इसकी स्पीड क्या हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम अभी दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि हमने चार्ज कैरियर को देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कितने टाइप के होते हैं चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं और जिसकी वजह से करंट का प्रोडक्शन होता है, करंट फ्लो करती है कंडक्टर के भीतर में। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कोई डाउट बचा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।